रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए श्रोताओं, आज हमराही कार्यक्रम का 26वां एपिसोड लेकर के हाजिर हूं आप सबके बीच में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और हमराही के इस कारवां को आगे बढ़ाते रहो। आज हमारे साथ दो विशेष मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। जैसा कि पिछले कार्यक्रमों में मैं आप सबको बता चुका हूं कि इन दिनों हमराही का हमारा जो कारवां है वो राजस्थान में ही है। तो आज भी हमारे दोनों मेहमान राजस्थान की राजधानी यानी जयपुर से जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रतीक अग्रवाल जी की और उनकी श्रीमती स्वाति सक्सेना जी की। हमारे बहुत सारे श्रोता शायद प्रतीक भाई के नाम से परिचित हों। स्वाति जी उनकी हमराही हैं। तो श्रोताओं, आप सब को शायद अंदाजा नहीं होगा इस बात का कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कितना अचीव कर सकता है। आप जो इमेजिन कर सकते हैं, आप जो कल्पना कर सकते हैं, वो सब प्रतीक भाई ने अपने बलबूते, अपनी मेहनत से अचीव किया है। वो क्या है और क्या करना चाहते हैं वो सब तो हम जानेंगे ही आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा ये जानना कि एक बिल्कुल अलग स्ट्रीम चुनने के बाद, एक अलग तरह का कैरियर चुनने के बाद उन्हें अपने जीवन साथी को चुनने में क्या दिक्कतें आई, नहीं आई, और आज उनका और उनकी मैडम का जीवन कैसा चल रहा है, प्रतीक भाई और स्वाति जी दोनों ही देख नहीं सकते हैं। तो आइए, बहुत भूमिका हो गई, स्वागत करते हैं प्रतीक भाई और स्वाति जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप जी। जी, तो स्वाति जी, जैसा कि मैंने कहा, हमारे श्रोता हो सकता है बहुत सारे प्रतीक भाई के बारे में जानते हो, तो पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी संदीप जी, श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वाति सक्सेना। मैं हाल फिलहाल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में HR मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और इसके पहले मैंने कई सारी PSUs में काम किया है, कई सारी कंपनीज में काम किया है, और जिसमें कि दोनों ही सरकारी और निजी कंपनियां दोनों ही शामिल हैं। अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो जी हाँ, मेरा जन्म और जो मेरी शुरुआत की पढ़ाई लिखाई हुई है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही हुई है। और मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। मैंने BCom किया है और उसके बाद में मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में MBA किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, जो कि एक भारत का प्रख्यात HR के लिए इंस्टीट्यूट माना जाता है। मैंने वहां से अपना MBA किया था और उसके बाद में हमारा प्लेसमेंट हुआ था। तो कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुआ था, कैंपस प्लेसमेंट था, EXL सर्विस नोएडा। ये मेरी पहली कंपनी थी जहां मैंने जॉब किया था। ओके। और उसके बाद में कुछ वहां 2.5 साल काम करने के बाद में मैंने दूसरी कंपनी में काम किया, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। ओके। और फिर उसके बाद में, क्योंकि हम दोनों को हमारी शादी होने वाली थी, तो उस दौरान में मैंने यहाँ पे जयपुर में मुझे जॉब की तलाश थी, तो उन दिनों में ही मैंने फिर इंडियन ऑयल में अप्लाई किया था और फिर अभी मैं इंडियन ऑयल में जॉब करती हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। तो स्वाति जी, आपको ये आंखों की जो समस्या है, ये क्या बाय बर्थ है या बाद में? मेरी आंखें जो हैं शुरुआत से ही कमजोर रही हैं, मतलब जन्म से ही। लेकिन मेरे को दिखता था पहले। जो मेरी रोशनी है वो धीरे धीरे गई है। लेकिन जब मैं थोड़ी 6-7 महीने की होंगी तो मेरी मम्मी को लगा कि इसकी आईज में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो तभी डॉक्टर ने बताया था कि इनका कॉर्निया जो है वो कमजोर है और हमको इसका एक ही इलाज है कि कॉर्निया चेंज करना होगा। बट उस टाइम पे मम्मी पापा को लगा इतनी छोटी बच्ची का क्या इलाज करवाना, ये सब आंखों का ऑपरेशन, अभी तो सब सही है, चलने दो, जब ज्यादा दिक्कत आएगी या फिर आगे देखेंगे क्या होता है। फिर जब मैं बड़ी हुई, ज्यादा दिक्कत आने लगी, मुझे याद है 1st-2nd स्टैंडर्ड में जब मैं थी, तब मुझे ज्यादा दिक्कत होने लग गई थी। तो भोपाल में ही एक हॉस्पिटल में मेरे को दिखाया और फिर वहां पे फर्स्ट मेरी सर्जरी करी गई, बट वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई, कॉर्निया फेल हो गया। फिर उसके बाद में मतलब ये दिक्कत फिर चलती ही रही, मतलब मेरी रोशनी कम होती गई, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर दिक्कत हुई, फिर ऑपरेशन फेल हो गया और आंखों की रोशनी नहीं रही। फिर
भोपाल में दिखाया, उसके बाद में उन्होंने बोला कि यहाँ पे शायद हम लोग सही से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है, आप हैदराबाद जाइए, वहां पर आप अपना इलाज करवा के देखिए, हो सकता है कुछ बेहतर रिजल्ट्स हों। जी। तो फिर हम हैदराबाद गए, मम्मी पापा मुझे लेकर, फिर वहां पर भी 2-3 बार आंखों का ऑपरेशन हुआ, सेम ओके। कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया गया, बट एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक बार हुआ था, एक आंख का 1 साल तक लगभग सही रहा था, लेकिन फिर उसमें भी दिक्कत आ गई थी। तो आई जी। थिंक जो मेरा लास्ट ऑपरेशन हुआ था 2001 में किया गया था, ओके। और उसके बाद से 2015 तक मेरा कोई सर्जरी नहीं हुआ था। मेरी मतलब आंखों की रोशनी थी नहीं, ना के जी। बराबर थी, बस मुझे लाइट परसेप्शन था। फिर 2015 में जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया, जॉब में आ गए, उसके बाद में ऐसे ही किसी फ्रेंड ने बोला कि तुम एक बार और ऑपरेशन क्यों नहीं करा कर देखते हो। तो मैंने बोला कि पता नहीं, उस टाइम पे डॉक्टर से मना किया था कि ऐसा कुछ मतलब इसकी तो बार बार कॉर्निया रिजेक्ट हो रही है, जी। तो सक्सेस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इसीलिए मेरे को मन नहीं करता कि अब कोई ऑपरेशन कराओ, जैसा चल रहा है चलने दो। वैसे भी अब तो अपन इस लाइफ में सेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं लगती है। जी। तो तो अभी लेकिन उसने बोला जी। कि नहीं, अच्छा रहेगा ना अगर तुम अब ऑपरेशन करा लेते हो एक बार और। जी। जी। तो फिर उनके ही कहने पर मैंने एम्स में अपना फिर 2015 में एक ऑपरेशन हुआ था, जी। जो कि ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अभी कुछ 1-2 सालों से मुझे उसमें भी दिक्कत आ रही है। मतलब मेरी रोशनी काफी अच्छी हो गई थी 2015 से कुछ 2017-18 तक, मतलब अच्छी खासी थी रोशनी, लेकिन फिर उसके बाद में अब वापस से मुझे दिक्कत आने लगी है, रोशनी काफी कम हो गई है, मतलब पहले ओ, जो ओ, था दो ऑपरेशन के बाद जो था। तो हाल फिलहाल में काफी कम विजन है मेरी। तो मेरा जो जीवन रहा है वो ऐसे ही रहा है, कभी आपका है जीवन कभी नहीं है, एजुकेशन और ऑपरेशन दोनों के बीच में चलता रहा है। चलता जी हाँ। तो स्वाति मैम ये बताएं, किसी स्पेशल स्कूल में जाना हुआ आपका या मम्मी पापा नहीं, के मेरी जो साथ रह पढ़ाई करके हुई, ही? जी। जी। जी मैंने जो मेरी पूरी एजुकेशन हुई है वो एक मेन स्ट्रीम स्कूल और कॉलेज में ही करी है, मैंने कोई स्पेशल ओके। एजुकेशन नहीं ली थी। ओके। 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 चलिए, तो काफी कुछ जान लिया आपके बारे में प्रतीक भाई। तो श्रोताओं, मैं अब आपको मिलवाने जा रहा हूँ प्रतीक अग्रवाल से। प्रतीक भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पता नहीं क्या क्या है। प्रतीक भाई बता दीजिए अब आप। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन पे तो आऊं, लेकिन सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूं, शुक्रिया अदा करूं इस एक तो रेडियो मधुबन का। रेडियो मधुबन से हम कनेक्टेड हैं और बहुत बढ़िया काम कम्युनिटी लेवल पे हो रहा है। हम सब सुनते रहते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स, और ये जो प्रोग्राम है ये यूनिक प्रोग्राम है। और अच्छी बात ये भी है कि एक कम्युनिटी रेडियो ने उसको एक्सेप्ट भी किया है कि अक्सर जो डिसेबल साथी हैं उनकी जो स्टोरीज हैं, उनकी जो कहानियां हैं, वो इतना सामने नहीं आ पाती हैं। अगर सामने आती भी हैं तो मेरे ख्याल से वो एक ही एस्पेक्ट, इंडिविजुअल एस्पेक्ट जो है वो कहीं कहीं आ भी जाता है एज अ मोटिवेशनल स्टोरी। लेकिन जो जी। जो एस्पेक्ट आप लेके आ रहे हैं, आई थिंक दिस इज वेरी यूनिक, और मैंने ऐसा कहीं पे भी किसी भी और प्रोग्राम में नहीं देखा है। तो इसके लिए आपको भी थैंक यू सो मच, और रेडियो मधुबन के पूरे मैनेजमेंट को भी थैंक यू कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने इस तरह के आइडिया को अपने प्लेटफॉर्म पे आने दिया। और श्रोता जो सुन रहे हैं, मुझे पता है ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, और न सिर्फ रेडियो मधुबन के अपने प्लेटफॉर्म पे, बल्कि सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। जी प्रतीक भाई, सभी लोग सुनते हैं तो यही बोलते हैं कि ये इस तरह की स्टोरीज को आगे लाने का काम शायद पहली बार ही शुरू किया गया है। तो बहुत शुक्रिया, आपने पहचाना आपने भी इस बात को। थैंक यू प्रतीक भाई। बताएं अपने बारे में हमारे सुनने वालों को। जी, तो मेरा बर्थ जयपुर में ही हुआ। मैं जब 6-7 महीने का था तो पेरेंट्स को लगा कि कुछ अनयूजुअल है। जिस तरह से कोई एक बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को, खिलौनों को या दूसरे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ता है, मैं उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा उनको लगा, मेरे पेरेंट्स को और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी शायद। तो जब डॉक्टर से कंसल्टेशन हुआ तो पता चला कि मुझे एक रेटिनल डिजीज है, और ऐसी रेटिनल डिजीज है, रेटिनल डिटैचमेंट है टू बी प्रिसाइज, जिसकी वजह से मैं अपने लाइफ में आगे नहीं देख सकता हूँ। डॉक्टर्स ने मुझे ये, मतलब मेरे पेरेंट्स को ये चीज पहले ही बता दी थी और उसी टाइम पे बता दी थी। तो वहां से उसी तरह से मेरा सफर शुरू हुआ। उसके बाद अलग अलग चैलेंजेस को देखते हुए स्कूल्स, कॉलेजेस और
बहुत सारे चैलेंजेस को इधर उधर देखते हुए आज मैंने फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अपने प्रोफेशनल करियर के लिए, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने 2010 के एंड में या 2011 मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली अपना खुद का मैंने वेंचर स्टार्ट किया, अपनी एक आईटी फर्म स्टार्ट की। जब स्टार्ट की थी तब तो मैंने अपने घर के एक कमरे से ही स्टार्ट की थी। एक पुराना कंप्यूटर था जिससे मैंने इसकी शुरुआत की थी। बस आइडिया था मेरे माइंड में, एक थोड़ा सा विजन था कि क्या करना है, तो वहां से शुरुआत हुई थी। और अब हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में हैं, और एक टीम है जो धीरे धीरे आई है साथ में। हम सब मिलकर काम करते हैं। B2B बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस ज्यादा हम बनाते हैं, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस में वेब एप्लीकेशंस भी हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस भी हैं, और आईटी कंसल्टेंसी, इस तरह के अलग अलग तरह के बिजनेसेस के लिए जो सॉल्यूशंस हैं। और ये सॉल्यूशंस जो हैं ये किसी डिसेबिलिटी से रिलेटेड बिजनेस या डिसेबिलिटी से रिलेटेड लोगों के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये दुनिया भर के जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस हैं उनके लिए ये कंपनी काम करती है। और इसके अलावा एक और वेंचर जो मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, उसमें हम आईटी के अलावा अब मैं खेती किसानी एग्रीकल्चर में भी काम करने लगा हूं। तो उसको टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ के, और खेती में लोगों का ऐसा मानना है, बहुत बार ऐसा लोग मानते हैं, जैसे अभी हम आजकल भी देख रहे हैं किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, काफी ऐसा मानते हैं कि जो है एग्रीकल्चर जो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए कि कैसे एग्रीकल्चर भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, उस डायरेक्शन में अब मैंने काम करना स्टार्ट किया है। उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ के भी कैसे काम किया जा सकता है, एक नया वेंचर है जो अभी बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। क्या बात है, काश आपकी बात जो है वो किसानों तक भी पहुंच जाए। जी बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया प्रतीक भाई, काफी मतलब कहना चाहिए कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आप। और सॉफ्टवेयर जैसे फील्ड को आपने चुना है, जिसमें आमतौर पर दृष्टिबाधित लोग, खासकर उस समय जब आपने शुरू किया तब जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। और फिर साथ ही साथ आप तो जॉब दे रहे हैं लोगों को, तो इस लिहाज से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। खैर बहरहाल बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया। स्वाति जी तो मतलब एक राजधानी से निकल करके दूसरी राजधानी में जाने का सफर कैसे तय हुआ आपका? ये एक मेलिंग लिस्ट हुआ करती थी एक्सेस इंडिया की जी। तो पहले ना मैं टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं थी। मैंने अपने कॉलेज में जब मैं आई तभी मैंने टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट किया था। उसके पहले की जो एजुकेशन थी वो बस जुगाड़ से चलती थी। कभी पापा ने पढ़ाया, कभी मम्मी ने पढ़ाया, जो बस ऐसे ही चला करती थी। जी। पर जब मैं ग्रेजुएशन में आई तब मैंने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, और मतलब मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। और मतलब तब लोगों से मेरा जुड़ना शुरू हुआ था। उस टाइम पर 2008 में जब मैंने ग्रेजुएशन अपनी स्टार्ट करी थी, तब टेक्नोलॉजी से जुड़ना शुरू हुई थी। और तभी और कुछ लोगों से इस कम्युनिटी में, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड और कुछ लोगों से मेरा बातचीत होना शुरू हुआ था। तो उसी दौरान पता चला था कि एक मेलिंग लिस्ट है एक्सेस इंडिया जी। तो उसमें मैं ऐड हुई थी, और वहीं से मुझे प्रतीक के बारे में पता चला था। तो 2010 में मैंने वो लिस्ट को ज्वाइन किया था। और प्रतीक तो जैसा सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में ही इज एन एक्सपर्ट। यस, बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं। हाँ, बहुत एक्टिव भी हैं हर जगह प्रतीक भाई जी हाँ। तो उनके बहुत ज्यादा मेल्स आया करते थे वहां पे। एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक, यार इस बंदे को कितनी नॉलेज है टेक्नोलॉजी के बारे में, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो ही मस्ट बी समवन वेरी बिग मैन से कुछ होगा। इसकी मतलब मुझे उसकी वॉइस से भी बहुत मैच्योरिटी लगा करती थी जी। तो क्योंकि काफी पॉडकास्ट वगैरह करा करते थे राइट। तो जब मैं वो सुना करती थी तो मुझे लगता था ये तो कोई बहुत बड़ा इंसान होगा। मतलब ऐसा इंसान जिससे हम तो कभी बात करने का सोच भी नहीं सकते, कोई बिग शॉट मैन। तो मुझे ऐसा लगा करता था। एंड आई यूज्ड टू एडमायर हिम अ लॉट एट दैट टाइम कि मतलब किसी को इतनी नॉलेज कैसे हो सकती है। और जब मुझे तो कुछ पता भी नहीं है और ब्लाइंड होकर उसको इतना कुछ पता है। और मुझे ये भी लगा करता था कि इनकी उम्र भी कुछ बहुत ज्यादा ही होगी, मतलब मस्ट भी। अब मैं उस टाइम पे अगर
20 साल की थी तो ये होंगे कम से कम 40 साल के। This was a very interesting aspect. मुझे भी ये बाद में पता चला, but I was very surprised. ये कॉम्प्लीमेंट जोरदार है प्रतीक भाई। तो मुझे ऐसा लगा करता था। एक्चुअली होता क्या था कि ये जो एज वाला फैक्टर है ये ज्यादा इसलिए भी था कि मैं जब लिखता था तो मतलब मेरा जो लैंग्वेज है शायद ऐसा था कि नॉर्मली हम 20-21 साल के बच्चों से वो इतना एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। जो कम्युनिकेशन मेरा इंग्लिश में जिस तरह से मेरा वहां रहता था तो शायद उस वजह से काफी लोगों को कंफ्यूजन होता था। नहीं, मुझे इसीलिए लगता 40 साल के शायद हूँ मैं। मुझे इसीलिए लगता था क्योंकि मुझे लगता था इतने छोटे मेरी एज के किसी इंसान को तो इतना कुछ पता ही नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे लगा करता था, मेरा ये थॉट प्रोसेस था। दोस्ती वोस्ती के बारे में तो आपने स्वाति सोचा ही नहीं होगा। आपने सोचा होगा भाई ये तो कभी मिल ही जाए, वही बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली बिल्कुल, मतलब आप सही बोल रहे हैं, ये मैंने ऐसा सोचा था, ये सच बात है बिल्कुल। लेकिन तो आई यूज्ड टू एडमायर हिम अ लॉट दैट टाइम, बट फिर धीरे धीरे एक्सेस इंडिया से भी कट होना शुरू होते गए, क्योंकि फिर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, फिर हम एमबीए की प्रिपरेशंस में लग गए, फिर एमबीए करने चले गए, तो काफी बिजी लाइफ हो गई थी। तो इसके बारे में सुनते थे क्योंकि फ्रेंड्स थे और इनसे कभी बात तो हुई नहीं थी उस टाइम पर। तो लोगों से पता चलता था, बट आई नेवर आस्क्ड कि इनकी एज क्या है, या फिर कैसे किसी से कैसे पूछो इसकी उम्र क्या, एज क्या होगी। आई नेवर आस्क्ड, आई यूज्ड टू थिंक हाँ मैं जानती हूँ, मैंने ऐसे मेल्स पढ़े हैं और देखा है, तो यहाँ उसको बहुत नॉलेज है, लाइक दैट। फिर एमबीए भी खत्म हो गया, उसके बाद में somehow I got in contact with him through some friends, ऐसी बात हुई एक आध बार, तब मुझे पता चला कि यार ये तो हमारे जैसे ही कोई लड़का है। मुझे लगा कुछ मेरे ख्याल में श्रोताओं में बताऊं आपको, इन दोनों की शादी में मैं भी शामिल था। कुछ रेडियो कनेक्शन भी है क्या आप दोनों के मिलने में? जी, मैं बताता हूँ। आपने वो जो मिसिंग लिंक था वो ये देखिए, ये बात अच्छी होती है कि जब आप दोस्तों से बात करें तो कुछ अगर छूट भी जाए तो वो आपको करेक्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली तो जैसे स्वाति ने बताया कि हम ईमेल पे कांटेक्ट में थे थोड़ा, लेकिन काफी टाइम तक कम से कम जैसे स्वाति बात कर रही है 2010-11 के बाद ईमेल पे थोड़ा कांटेक्ट में रहे, थोड़ा जान पहचान रही, लेकिन कुछ ना मैंने कभी कुछ बहुत ज्यादा पूछा कि उनका क्या चल रहा है, ना उन्होंने कभी पूछा। हम अपने लाइफ में अपने करियर में बिजी रहे। तो स्वाति जैसे आप अभी आगे भी इनसे पूछेंगे तो शी वुड टेल शी इज आल्सो अ वेरी मल्टीफेसेटेड पर्सन। इन्होंने ड्रामा बहुत सारे जगह पे इन्होंने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया है एज अ लीड, और इसके अलावा रेडियो शी आल्सो हैज बीन अ रेडियो जॉकी, एक ऑनलाइन रेडियो के लिए रेडियो जॉकी जैसे इन्होंने काम किया है, दैट टू बीइंग अ फीमेल स्पोर्ट्स शो। क्या बात है। जो कि एक तो हम वैसे स्पोर्ट्स की नॉलेज होना हर किसी के लिए इजी नहीं है, और फीमेल्स को स्पेशली, और हर तरह के स्पोर्ट्स, मतलब जैसे हम सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो स्पोर्ट्स शो था एक ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे था जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स का पूरा अपडेट, पूरा हर वीक का अपडेट क्या रहा, पूरे वीक का राउंड अप, किसने क्या किया, और इसके अलावा भी उसके अलग अलग प्लेयर्स के प्रोफाइल्स और ये। तो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने एक्चुअली स्वाति की आवाज सुनी, और मैंने ये भी इस बात से मैं काफी इम्प्रेस हुआ कि बीइंग अ फीमेल somebody is doing a sports show, she's doing a sports program। जी एग्जैक्टली। तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ, तो मैंने तो रेडियो के मैनेजमेंट के थ्रू मैंने कांटेक्ट किया कि भाई ये है कौन, हु इज दिस पर्सन। तो वहां से फिर मैंने इनको भी डायरेक्टली जैसे जो कांटेक्ट डिटेल्स होते हैं वहां पर उस शो से, तो वहां से हम दोबारा से कांटेक्ट में आए, और तब एक्चुअली डायरेक्टली बात होना स्टार्ट हुई। उसके पहले जैसे बात फोन पे या उस तरह से नहीं होती थी, तब से बात डायरेक्टली होना स्टार्ट हुई। तो वहां से वी केम इन कांटेक्ट एंड वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर्स, और फिर वो सिलसिला चलता चला गया। फिर कुछ फ्रेंड्स, एक दो फ्रेंड्स ऐसे थे जो कॉमन फ्रेंड्स थे, उन्होंने देखा कि हम दोनों प्रोफेशनली कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो प्रोफेशनली थोड़ा मैच करता है, लाइक इनका एमबीए और उसके बाद के जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का एक्सपीरियंस, और मेरा भी मल्टीनेशनल आपका अपना वेंचर बिल्कुल प्रोसेस है और काफी सारे क्लाइंट्स के साथ। तो काफी लोगों को ऐसा लगा, हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स थे, कि हमारे प्रोफाइल जो है कहीं ना कहीं मैच करती है। उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी कि अब मैरिज के लिए चले जाओ। अब उस टाइम पे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैं
तो मैरिज बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। 17 की अगर बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। मैरिज वाज नॉट एट ऑल ऑन माय प्लेट। मतलब कोई मुझे पूछता भी था तो मैं बोलता था कि नहीं जी, अभी 3-4 साल के बाद, अभी करियर के काफी सारे गोल्स हैं, उनको देखने के बाद में 3-4 साल के बाद प्लान करेंगे, अभी देयर इज नो प्लान एट ऑल। लेकिन जब बात हुई, देखिए डेस्टिनी जो होता है, दैट टेक्स इट्स पाथ बाय इटसेल्फ। एग्जैक्टली, यही मेन जो है पॉइंट है इस प्रोग्राम का। जी जी बिल्कुल। तो वो डेस्टिनी ऐसा था कि जिस दिन ये बात आई संदीप भाई कि हमको शादी कर लेनी चाहिए, हमने बस ऐसे ही बात की कि यार ये एक बात आ रही है, व्हाट डू वी थिंक अबाउट इट। तो कहीं से लगा कि यार शायद एक्सप्लोर तो कर सकते पहले हैं। प्रतीक भाई, आपने कहा कि स्वाति ने कहा? नहीं, जैसे मैंने बताया कि ये मतलब दिस वाज नॉट फॉर्मली कि मतलब किसी ने एक दूसरे को प्रपोज किया हो, इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। इट वाज मोर लाइक कि वो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि व्हाई डू यू नॉट थिंक अबाउट इट, आप क्यों नहीं सोचते हो ऐसा कुछ। नहीं, ये भी तो मतलब आपके थ्रू हमारे बहुत सारे सुनने वालों को एक आइडिया भी तो मिल रहा है प्रपोज करना। मैं भी बताऊंगी ये प्रतीक शर्मा रहा है बोलने में, उसकी साइड से ये कॉल आया था। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, ये भी एक देखो एक तरीका होता है ना अपनी बात पहुंचाने का। यार हम दोनों के बारे में लोग कह रहे हैं तो आप क्या सोचती हैं, मतलब ये भी तो एक स्टाइल है। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ इनिशिएट प्रतीक ही करता है, तो इट वाज आल्सो इनिशिएटेड बाय हिम ओनली। उसने नहीं इनिशिएट किया था कॉन्वर्सेशन। हाँ, इन्होंने इनिशिएट किया और आपने एक्सेप्ट किया। नहीं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मन में लड्डू फूटा। उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि जिस दिन ये बात हुई उसके विद इन मेरे ख्याल से 11-12 दिन शायद हुए होंगे जब हमने जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, वो ऑब्स्टिकल्स में ही बात हम करेंगे अभी, लेकिन वो सब ऑब्स्टिकल्स हटा के, और मेरे ख्याल से 11वें-12वें दिन तो वी गॉट इट फिक्स्ड। ओह, क्या बात है। तो ये भी चीज, हाँ जी, एक ये भी चीज है कि डिसीजंस अगर आप क्विक ले लें तो अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। ये हम देख ही रहे हैं पिछले 6 महीनों से प्रतीक भाई, ये लोग सोचने में रह जाते हैं बहुत सारे। जी, इसीलिए मैंने मेंशन किया। मैं भी अपने काफी ऐसे साथियों को जानता हूं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू, तो फिर जैसे मेरे जैसे ना, जिनको जो सोच भी नहीं रहे थे शादी करने के लिए, जब लगा कि दिस इज द राइट पर्सन, तो मैंने फिर उसके आगे कुछ भी नहीं सोचा। ये सोचा कि अब तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटा के और लेट्स गो फॉरवर्ड। बेसिकली हमने सोचा था कि हमें करना है, तो फिर बाकी ऑब्स्टिकल्स तो सब एक किनारे हो ही सकते हैं। तो वी डिड नॉट टेक ज्यादा टाइम, हमने नहीं लिया था कुछ भी के डिसाइड करने में, हमें करना है नहीं करना है, कि क्या परेशानियां आएंगी। अब आएंगी तो आएंगी, बट वी विल फेस इट टुगेदर। लेकिन स्वाति जी, थोड़ा सा वो ऑब्स्टिकल्स, वो परेशानियों के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को। परेशानियां सबसे पहली तो जो आई थिंक फैमिली की साइड से ही थी। मतलब मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, प्रदीप की फैमिली में भी कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे। और दूसरा प्रॉब्लम था मेरी जॉब को लेकर। तो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। पहला मेरी फैमिली का कंसर्न था, बिकॉज प्रतीक का अपना वेंचर है और फैमिली को एक्सेप्ट करना, एक विजुअली इम्पेयर्ड अपना वेंचर सक्सेसफुली रन कर रहा है, इट्स नॉट इजी। उनको लगता था कि कोई, क्यों ये इजी नहीं है? ये तो अपने आप में एक अचीवमेंट था ना स्वाति। अचीवमेंट है, लेकिन जो आप एडमायर करोगे उस चीज को, बट जब बात आएगी अपनी बेटी की शादी करने की, तो सब भी पेरेंट होगा वो ये देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है। स्टेबिलिटी की बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ब्लाइंडनेस को लेकर के कोई इशू नहीं था जी, ब्लाइंडनेस को लेकर के इशू नहीं था। नहीं, मैं वो भी बताऊंगी। तो एक ये फैक्टर था कि नहीं, इसकी पता नहीं कैसे होगा, तुम्हारी जॉब है ठीक है, लेकिन उसका कितनी कंपनी से कितना अर्न कर लेता होगा, कितनी स्टेबिलिटी रहेगी। आजकल जमाने में एक दिन की सैलरी से कुछ नहीं होता है। तो ये एक कंसर्न था उनका, जो हमने ओवरकम किया था। और दूसरा जो था ब्लाइंडनेस, मेरे पेरेंट्स को ये क्लियर था कि इसकी जो शादी होनी है वो किसी नॉर्मल से, जिसको कोई विकलांगता नहीं है, उससे नहीं करनी है, किसी विकलांग से ही करनी है, लेकिन किसी और डिसेबिलिटी में। उनको विजुअली से नहीं करना था, सेम डिसेबिलिटी में नहीं जाना है। एग्जैक्टली। तो उनका कहना था कि सेम डिसेबिलिटी में करने से बहुत सारी परेशानियां आएंगी, तो तुम लोग कैसे हैंडल करोगे। तो उनका ये कंसर्न था, बहुत बड़ा कंसर्न था ये। तो जो कि हमने समझाया, पापा ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मम्मी बहुत सारे कपल्स हैं जो रहते हैं,
तो वो सब हमने फैमिली से बात करके ही ओवरकम किया था। तो मेरी फैमिली की साइड से ये सबसे बड़े 2 मेजर कंसर्न्स थे। एक प्रतीक का वेंचर और उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी या फिर जॉब नहीं थी, और दूसरा ये डिसेबिलिटी ब्लाइंडनेस, जो कि ब्लाइंडनेस थी जो मेरी डिसेबिलिटी से सेम है। ओके, स्वाति एक बात बताइए, प्रतीक ने तो जैसा कहा कि वो शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, तो जाहिर सी बात है उनकी फैमिली भी नहीं सोच रही होगी। लेकिन क्या आपकी फैमिली सोच रही थी कि भाई अब लड़का ढूंढना है, या ढूंढना शुरू कर दिया था, ऐसा कुछ था आपके यहाँ? जी हाँ, मेरी फैमिली ने ढूंढना शुरू करा था। उन लोगों ने मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें ढूंढना स्टार्ट कर दिया था उनकी साइड से, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी और मेरी छोटी बहन भी है, तो उनको लग रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी जल्दी हो जाए, और मैं भी जॉब पर सेटल हो चुकी थी, तो वो लोग अपनी साइड से उन्होंने ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे वो लोग। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उनकी किसी से बात हुई और मामला जो है आपकी डिसेबिलिटी पे जाके अटका? जी हाँ, एक उनकी तो बात मतलब एक्चुअली वो किसी से कांटेक्ट में आए थे जिससे वो करवाना चाहते थे, बट देन वो तो फर्स्ट कनेक्टेड, तो फिर मैंने मना कर दिया था वहां पर कि नहीं, हम लोग मेरी ऑलरेडी मैं किसी से बात कर रही हूँ, अगर मेरा वो नहीं होता तो मैं आपको बताऊंगी, तब आप चाहे तो इधर कर देना, बट अभी मैं किसी से बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कौन है, बता दो, हम भी देख लें। बोला बता दूंगी मैं थोड़े टाइम में, जब हम लोग सेटल हो जाएंगे, मतलब अगर हम लोग फाइन होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ये था। अच्छा स्वाति, फैमिली के कंसर्न तो बताए आपने, लेकिन क्या आपको खुद को भी कुछ कंसर्न थे प्रतीक को लेकर के? जी, मेरा एक ही कंसर्न था बस, और वो जॉब थी मेरी, क्योंकि मैं जब हम लोग ने बात करना स्टार्ट किया था इस लेवल पे, तब मैं जो नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में जॉब कर रही थी, और वो मेरी जो पोस्टिंग थी वो चेन्नई के पास एक छोटी सी जगह है नवेली, मैं वहां पर रहती थी तब। ओके। तो वहां से, और उस कंपनी की कोई ब्रांच जयपुर में है नहीं, और जयपुर क्या, जयपुर राजस्थान में केवल और केवल बीकानेर के पास एक जगह बालसिंग सार, वहां पर थी। तो मैं आपको बताऊं संदीप भाई, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, क्योंकि जब हमने जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपनी मैरिज फिक्स भी कर ली, फैमिली बाकी सब ऑब्स्टिकल जैसे स्वाति ने बताया, डिसीजन के बारे में आपने बताया जी, हटा भी दी हमने, लेकिन ये एक बड़ा कंसर्न रहा। अब फैमिली अब आप देखिए, मैं कहा जयपुर में और स्वाति कहा चेन्नई से भी आगे, और उस टाइम पे हमने शादी की डेट मतलब सगाई वगाई का भी सब प्रोसेस हुआ, हमको तब तक भी कोई आइडिया नहीं था कि अब हमने शादी का डिसीजन तो कर लिया है कि जयपुर और चेन्नई में हम एक्चुअली कैसे करेंगे क्या, बिकॉज जैसे स्वाति ने बताया वो, एंड दैट वाज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी नहीं थी कि इतना जल्दी छोड़ दिया जाए। आप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी के जॉब को इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते बिल्कुल। तो हमने जब डिसीजन ले लिया तो हमको तब भी ये पता नहीं था कि हम शादी तो कर रहे हैं लेकिन हम साथ में रहने वाले भी हैं या नहीं रहने वाले हैं। हमको तब ये लगता था कि शायद ऐसा तो ना हो कि कहीं हम अलग अलग शहर में लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज ही शायद रहे काफी टाइम तक, हमको कुछ भी आइडिया नहीं था। बट लाइक आई सेड कि मेरा अपना बिलीव है, मैं किसी गॉड में या किसी रिलीजियस में नहीं मानता हूँ, लेकिन डेस्टिनी पे मेरा अपना बहुत बिलीव है। मेरा जितना भी जर्नी रहा है वो अब एक बिलीफ पे रहा है कि अगर अंदर से बिलीफ आ रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा तो हो जाता है। और उसमें भी क्या हुआ आपको बताएंगे कि शादी के 2 दिन पहले इंटरव्यू था स्वाति का। स्वाति जिस दिन अपने घर से अपनी मेहंदी का प्रोग्राम करके और इंटरव्यू देने के लिए चली थी। इनफैक्ट वो इंटरव्यू पैनल के लिए भी काफी अमेजिंग था कि तो तुम्हारी शादी है, बोला हाँ मेरी शादी है और मैं इसीलिए इंटरव्यू भी दे रही हूँ क्योंकि मुझे वहां पर पोस्टिंग चाहिए। हाँ, कि शादी नहीं होती तो मुझे इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ता। एग्जैक्टली, शायद मैं तब नहीं सोचती इंडियन ऑयल में अप्लाई करने का। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारे एंड समहाउ इट वर्कड आउट आल्सो, एंड मतलब बाय गॉड्स ग्रेस, और हमारी शायद हमको साथ में रहना ही था बिल्कुल। अभी प्रतीक भाई ने कहा ना कि हमें पता नहीं था हम साथ में भी होंगे या नहीं होंगे। हमारे श्रोता सोच रहे होंगे दोनों सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए थे, दोनों ने यही सोचा होगा भाई कुछ नहीं तो ऑनलाइन तो रहेंगे। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही लग रहा था कि ऑनलाइन ही शायद मैरिज चले, ऐसा ही लग रहा था कि ऑनलाइन ही होगी शायद। स्टार्टिंग में कुछ टाइम हमने ऐसे निकाला ही था, मतलब 6-7 महीने, क्योंकि रिजल्ट नहीं आए थे, पोस्टिंग्स नहीं हुई थी, तो स्टार्टिंग में 6-7 महीने हम ऐसे ही रहते थे। मैं दिल्ली में थी तब, मैंने उस कंपनी से यहाँ ट्रांसफर ले लिया था दिल्ली, तो थोड़े से पास आ गए थे, तो जयपुर से दिल्ली आया जाया करते थे हम लोग। स्टार्टिंग का टाइम तो ऐसे ही निकला था। बहुत खूब, बहुत खूब। तो
एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन स्वाति, कभी मन में ये नहीं आया कि यार ये बंदा जो है वो इतना एक्टिव है इन सब चीजों में, तो हो सकता है इसकी मतलब बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, पता नहीं कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ आया मन में कभी ख्याल? जी, आई थिंक आई एम वेरी ओपन टू इट। मैंने उसको बोला अगर है भी तो यार मतलब शादी के पहले तो यार सबकी होती है, उसमें कोई बात नहीं है। तेरी थी तो कोई बात नहीं, मतलब जब शादी के बाद मत रखना, वो भी तो मुझे बता देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है तो कर लेना, लेकिन मुझे नॉलेज होना चाहिए उस बारे में। एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मैंने सब बोला था, आप उससे वेरीफाई कर सकते हो। जी जी जी, बहुत जरूरी है। देखिए श्रोताओं, ये बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बाद में कोई इशू हो उससे अच्छा ये होता है कि पहले ही सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएं। क्यों प्रतीक भाई? जी, ये एक्चुअली हुआ क्या कि हम जब बात करते थे तो ऐसा लगता था काफी सारी चीजें तो हम शेयर करते थे। एक जैसे हम लोगों के साथ आने का बड़ा रीजन इनफैक्ट ये था कि वी हैड अ वेरी गुड केमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब हम बहुत आप तो जानते हैं और बाकी कुछ जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो अगर जानते होंगे, तो मैं बहुत ज्यादा अपने लाइफ में उतना कम्युनिकेशन में ओपन नहीं हूँ, मतलब कि अपने बारे में बहुत ज्यादा मैं शेयर नहीं करता हूँ। लेकिन स्वाति वाज दैट टाइम वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिनके साथ में अपने लाइफ के बारे में शेयर करता था। तो एक तो ये बात थी, तो शी न्यू, और जैसा मैंने बताया हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ओपन था और अभी भी बहुत ओपन है फॉर्चुनेटली। हम बहुत सारे हर इश्यू पे हम बात करते हैं और बहुत ही ओपनली अपने इनफैक्ट रिलेशनशिप्स को भी हमने जो जितनी भी पास्ट रिलेशनशिप्स रही है हमने बहुत ओपनली शेयर। जैसे स्वाति के भी मैरिज से पहले जो भी कुछ रिलेशनशिप्स या कुछ भी ऐसा रहा है बहुत ओपनली हमने उसके बारे में बात की है। आज स्वाति भी मेरे फीमेल फ्रेंड्स को जानती हैं, मैं भी स्वाति के मेल फ्रेंड्स को जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। कुछ वैसे फ्रेंड्स हैं जो अब मेरे भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। क्या बात है, बहुत इसमें मैं सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने पार्टनर पे ना ट्रस्ट होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत क्लीशे चीज होगी कहने के लिए, बट आई थिंक उसको निभाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ट्रस्ट करते हो ना अपने पार्टनर पे कि यार एवरीथिंग इज राइट, तो मतलब ये सब चीजें शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये लगता है। और आपको करना भी चाहिए क्योंकि इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। प्रतीक भाई, आपने ये तो तय नहीं कर रखा था कि शादी करनी है, लेकिन क्या ये सोच रखा था कि शादी किससे करनी है? मतलब सेम डिसेबिलिटी या फिर अदर डिसेबिलिटी या फिर नॉन डिसेबिलिटी? शादी किससे करनी है, मेरे माइंड में पर्सन की डिसेबिलिटी तो एक एंगल डेफिनेटली कभी नहीं था, क्योंकि मैं दोनों ही तरह के लोगों को बहुत अच्छे से जानता था। दोनों ही तरह के लोग मेरे फ्रेंड्स थे। मेरे कॉलेज में या दूसरे और तरह से मैं काफी सारे नॉन डिसेबल लोगों को भी जानता था और डिसेबल साथियों से तो मुलाकात किसी ना किसी तरह से होती थी। डिसेबिलिटी उतना बड़ा एंगल नहीं था, बट आई डेफिनेटली हैड एन आइडिया कि किस तरह के पर्सन से करनी है। और मुझे लगता है कि उसमें से, मैं स्वाति को भी ये बात कहता था कि उसमें से मुझे लगता है कि इफ नॉट 100%, मोर देन 80% पैरामीटर्स पे स्वाति जो है वो एकदम परफेक्टली फिट हो रही थी। तो इसीलिए वो जो क्विक डिसीजन था वो इसीलिए हुआ कि मुझे लगा कि अब शायद 100% तो कभी किसी को मिलता नहीं है, 80 से ज्यादा मिलता। 80% मार्क्स दे दिया आपने। और मेरे लिए तो बस एक ही फैक्टर था कि अरे इतने बड़े शख्स से शादी करने का मौका मिल रहा है, चलो। हाँ चलो। पता नहीं एज पता नहीं कागजों में कम है कि क्या है। एग्जैक्टली। नहीं, ऐसा हुआ था एक बार, मैं बताता हूँ स्वाति। एक कंपटीशन था। कंपटीशन तो क्या था, कार रेसिंग थी एक्चुअली। वहां मैं भी था, प्रतीक भी थे। तो वहां पे सबसे यंगेस्ट व्यक्ति को उसमें एक ऐसे ही ऑनर करना था। तो लोग मुझे पूछने भाई तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या? हमें लगा तुम प्रतीक की एज के हो, प्रतीक से भी छोटे हो तुम शायद। तो प्रतीक को नहीं मालूम होगा ये, खैर। ये जयपुर की बात है जी। तो आप दोनों की शादी किस दिन हुई, याद है? जी, हमारी शादी की डेट 7 फरवरी 2018 जी। प्रतीक को सुनाई नहीं देगी ऐसी चीजें, मैं तो वेट करी थी कि वो रिप्लाई करेगा। देखो स्वाति ने सुन लिया था, प्रतीक आपने नहीं सुना। नहीं है। ओके, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ 3 साल होने वाले हैं अगले महीने। हम जनवरी में बात कर रहे हैं, तो अभी फरवरी में 3 साल हो जाएंगे शादी को। प्रतीक भाई, ये 3 सालों के सफर को कैसे देखते हैं आप? संदीप भाई, दिस इज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मैं देखिए, शादी से पहले और शादी के बाद जो होती है ना, लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है। Exactly. और स्पेशली मेरा जिस तरह का काम करने का तरीका था, मैं
तब भी दिन में 17-18 घंटे काम किया करता था। सुबह 4-5 बजे से लेके और रात को 1-2 बजे तक किसी ना किसी काम में अपने बिजी रहना, प्रोग्रामिंग में बिजी रहना, इस तरह का मेरा स्केड्यूल था। तो जो लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी थे वो वैसे भी बड़े हैरान होते थे कि तुम यार शादी के बाद तुम कैसे शादी करोगे, मतलब हाउ वुड यू कोप विद योर वर्क एंड मैरिज टुगेदर, कैसे होगा। और मुझे भी ऐसा लगता था कि अब कैसे लाइफ को रीएडजस्ट करना है, अपने जो गोल्स हैं लाइफ के वो भी साथ में चलने हैं, और ये भी एक चीज है। बट ये सफर अच्छा ही रहा। जैसे स्वाति ने बताया था कि स्टार्टिंग के 5-6 मंथ्स तो ऐसा था कि बहुत ज्यादा मुझे फ्रीक्वेंटली दिल्ली जाना रहता था, मतलब ऑलमोस्ट हर 1-2 वीकेंड्स में मैं कोशिश करता था कि मैं दिल्ली चला जाऊं या स्वाति इधर आ जाए, इस तरह से कुछ। उसके बाद सोच रहे होंगे प्रतीक भाई कि एक दूसरे को मिलने जाना आप दोनों के लिए कितना इजी होता था, अलोन वो भी। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं तो कंफर्टेबल था, मतलब मैं तो बहुत ट्रैवल अपने काम के वजह से इधर उधर ट्रैवल करता रहता था, तो मुझे उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन स्वाति ने अकेले ज्यादा ट्रैवल नहीं किया था तभी। ओके। तो ऐसा होता था कि बहुत इनफैक्ट मुझे याद है कि शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही ऐसा होगा जब स्वाति ने एकदम ही अकेला ट्रैवल किया, वो भी इसी पीरियड के बीच में ही शायद हुआ होगा। तब बड़ा सब लोग को ऐसा मुश्किल थी कि कैसे होगा, लेकिन वो करना था। और जैसे मैंने बताया वो डिटर्मिनेशन वो भी एक चैलेंज था, लेकिन लिया स्वाति ने, और हम लोग थोड़ा मिलते रहे। फिर उसके बाद जब स्वाति जयपुर आ गई थी तब थोड़ा सा दूसरे तरह के चैलेंजेस फिर थे, मतलब चैलेंजेस ऐसे कि एडजस्ट करना अपने स्केड्यूल्स को और दूसरी और बहुत सारी चीजें। बट फॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम लोग के इंटरेस्ट दोनों के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, और हम बहुत जानता हूं प्रतीक भाई, वैसे मैं जानता हूं कि आपको कुकिंग का भी बहुत शौक है, लेकिन ये भी एक इशू रहता है कि दोनों जॉब में रहेंगे, दोनों का बहुत ही शेड्यूल जो है बहुत बिजी है, तो ये छोटी छोटी बातें भी हुई क्या आप दोनों के बीच में? जी बिल्कुल, हम दोनों क्योंकि अपने अपने काम में बिजी थे। और देखिए, एक तो अच्छी बात ये कि क्योंकि हम दोनों प्रोफेशनल्स थे, हम दोनों ने ही उस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम किया है, तो ये बात तो क्लियर थी कि हमको दोनों को अब स्पेस से प्रॉब्लम नहीं थी कि मतलब अगर किसी दिन स्वाति को 15 घंटे भी काम करना पड़ रहा है तो आई वुडंट कंप्लेन, एंड इट्स लाइकवाइज अगर मुझे भी किसी काम के लिए 15 घंटे 16 घंटे काम करना है किसी दिन, तो इन दैट वे शी वाज ओके कि ये काम का पार्ट है, क्योंकि हम दोनों ही प्रोफेशनली जो चैलेंजेस हैं उनको समझते हैं, तो दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन बिल्कुल मतलब ये जो इश्यूज हैं, कुकिंग है या दूसरी और चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने फैमिलीज ने एक दूसरे को जब देखा था और जब हम फाइनल ही कर रहे थे, उस टाइम पे ये एक बड़ा इशू था कि भाई कैसे घर में जो घर की जो चीजें होती हैं उसको कैसे संभाला जाएगा। दैट वाज अ बिग थिंग, और फैमिली के लिए एक वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो वहां से मैंने तो अपने फैमिली में यहाँ पे उनको ये चीज क्लियर की थी कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा कोई कुकिंग में कोई सपोर्ट करने वाला कोई आपको आने वाला है, या घर के जो रेगुलर चीजें होती हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला आने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। फ्रॉम द डे वन मैंने वो एक्सपेक्टेशन ही ऐसा ही सेट किया था यहाँ पे कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, वहां से हम स्टार्ट करें। रादर हम जैसे नॉर्मली ऐसा स्टार्ट हम करते हैं कि अगर कोई नई बहू है घर में तो वो सब कुछ संभाल ले और ये सब। तो मैंने तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करके रखा था कि आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा कोई पर्सन है जिसने कुछ नहीं करना है, अगर उसने कुछ ज्यादा करना है तो वो उसका अपना चॉइस है। हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कि ये चीज अपना अपना काम कर ले, दैट इज इम्पोर्टेंट, बट उसके अलावा हम एक्सपेक्ट ना करें। बट फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टी, स्वाति का जैसे हम लोग बात कर रहे थे, एक बड़ा इशू उनको अपने ये भी था कि क्योंकि जो आई साइट है वो जैसे कुकिंग है या इस तरह के काम है, आई साइट में हीट से उनको बहुत ज्यादा इशू रहता है। और उसके डिटेरियोरेशन का एक कारण भी है कि जब हीट से एक्सपोज होती हैं आई साइट, तो क्योंकि कॉर्निया है, और कॉर्निया श्रोता जानते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन जब होता है तो वो अपनी बॉडी का नहीं है, किसी और की बॉडी का कॉर्निया है,
जो कि लगा दिया गया है उस आइस में। तो बहुत जल्दी वो बॉडी जो है वो रिजेक्ट कर देती है। थोड़ा सा भी उसको लगा कि एनवायरनमेंट में डिफरेंस आ रहा है, अगर हीट है या एक्सेसिव ठंडी भी हो या कुछ ऐसा भी हो, इनफैक्ट स्ट्रेस में भी हम बहुत कोशिश ये करते हैं कि अगर स्ट्रेस भी हुआ तो वो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अच्छा प्रतीक भाई, छोटी छोटी बातें मैं पूछना चाहूंगा आप दोनों से कि जो बेसिक नीड्स होती हैं डे टू डे लाइफ, वो आप दोनों कैसे मैनेज करते हैं एक दूसरे के लिए? जो है मान लो ड्रेसिंग सेंस हो गया, या कहीं मीटिंग में जाना है, या कोई और काम है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग कैसे मैनेज करते हैं दोनों? देखिए जी, मैं तो मुझे तो फैशन सेंस बहुत ज्यादा था नहीं। मैं तो अपने अकॉर्डिंग जितना करता था, तो स्वाति हैज टॉट मी अ लॉट ऑफ फैशन सेंस। अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी इस बारे में मुझे बहुत ज्यादा जो है डांट चलती रहती है, मुझे बहुत काफी डांट मिलती रहती है कि ज्यादा मुझे फैशन वैशन आता नहीं है। तो स्वाति इज वेरी गुड इन ऑल दैट स्टफ, वो मुझे सिखाती रहती है। और इनफैक्ट फैमिली में तो ऐसा है, फैमिली क्या, हमारे फैमिली फ्रेंड्स जितने भी लोग हमसे मिलते हैं सोशली, वो अक्सर ऐसा बोलते हैं कि स्वाति का अपना जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा है। क्या बात है। शी ऑलवेज कीप्स गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दैट। तो मैंने जो सीखा है वो बेसिकली आई हैव ऑलवेज स्टेड इन फीमेल्स हाउस, मतलब मेरी बहनें ही हैं, भाई नहीं है। ओके। तो अब अगर इतनी सारी फीमेल्स के साथ रहोगे तो आपको चीजें पता चलती हैं, लोग बताते रहते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो आप धीरे धीरे सीखते जाते हो वो सब चीजें। और बचपन से ही अगर आप क्योंकि मेरे विजन नहीं थी तो मैंने उसी वैसे ही कोप अप की हैं चीजें और वैसे ही पिकअप करी हैं। अगर मुझे कोई बता रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, मतलब इस टाइप की चीज मेरे पर अच्छी नहीं लगती, या फिर इस टाइप की चीज अच्छी लगती है, ये खरीदना चाहिए जी। तो आई थिंक मेरी ग्रूमिंग जो है ड्रेसिंग सेंस और फैशन के बारे में, आई थिंक वो वहां से ही हुई है, मेरी सिस्टर से और मेरी मॉम से। उन्होंने ही मुझे सिखाया है और मैंने वहां से ही सीखा है, और आई थिंक वो ठीक ठाक ही रहा है जी। तो। और आप चीजें अगर लेते हैं तो वो क्योंकि हम बचपन से ही ऐसी चीजें हैंडल करते आ रहे हैं, तो कलर कैसा है, क्या आप चीजों को ऑर्गेनाइज ही उस हिसाब से करते हो कि ये कलर का एक साथ, इस कलर का एक साथ, आप सेट्स बना के रखते हो। दैट्स हाउ थिंग्स आर मैनेज्ड। और प्रतीक की भी जितना मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे बॉयज का जितना फैशन सेंस है, जितना समझ में आता है, मैं उस हिसाब से कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अभी सही साथ रखूं। मतलब कोई दिक्कत होती नहीं है? जी हाँ, मैनेज हो जाता है। अच्छा स्वाति, कभी झगड़ा होता है? जी, झगड़ा भाई, आर्ग्यूमेंट्स तो होते ही हैं। आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं होगा, इवन दो फ्रेंड्स भी होंगे तो भी उनके बीच में भी आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो होते हैं। और हमारे आर्ग्यूमेंट्स, यू वोंट बिलीव, हमारे घर की बातों पे नहीं होते, हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, और अच्छा, मैं आपको बताता हूँ नेशनल इश्यूज के ऊपर। हमारे मैं आपको बताऊं कि मिसमैच हमारी सारी चीजें मिल गई, बट स्वाति मुझे हमेशा कहती है, यार हमने ना बाकी सब चीजों पे कंसर्न देखा, सब कुछ हमने देखा कि ये सब हो जाएगा, लेकिन शी ऑलवेज रिग्रेट्स कि हमारे पॉलिटिकल ओपिनियंस बिल्कुल भी नहीं मैच करते, वो नॉर्थ एंड साउथ है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग कुंडली मिलाते हैं, मेरे को पॉलिटिकल ओपिनियन मिलवाना चाहिए था। हमारे प्रतीक भाई तो मुझे मालूम है कि किस ओपिनियन के हैं। अच्छा हुआ कि स्वाति का भी हमें पता लग गया, इसलिए हम ज्यादा खुश हैं। तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स जो ठीक है, घर की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं हो जाते हैं, लेकिन हमारे बहुत बड़े बड़े, मुझे याद है जब मैं दिल्ली में रहा करती थी और प्रतीक यहाँ जयपुर में था शादी के जिस बाद में, तभी भी, और इनफैक्ट जब हम डेटिंग पीरियड में थे उस टाइम पर भी हमारे बहुत बार आर्ग्यूमेंट, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे। मतलब नेशनल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, इनको लेकर बहुत ज्यादा हीटेड डिबेट्स हुआ करते थे। और एक पॉइंट आता था, मैं फोन रख दिया करती थी, मुझे बात ही नहीं करनी है, छोड़ो। लोगों के फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके झगड़े होते हैं, आप लोगों के पॉलिटिक्स को लेकर के झगड़े जी हमारे ये बहुत होते हैं। एक्चुअली डीपर एस्पेक्ट ये है इसमें संदीप भाई कि हम वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स फर्स्ट। मतलब ये लोग कह देते हैं, अक्सर ऐसा कह देते हैं कि दोस्त होना चाहिए, लेकिन हमारा रीजन यही है कि हम बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कॉन्वर्सेशन होता है, 95% हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत सारी चीजों पे होता है, 5% फैमिली से रिलेटेड चीजों पे होता है। हम चाहे हम कभी मूवीज की बात होगी, हम कभी बहुत सारे मतलब इंटेंस टॉपिक, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल, हमको दोनों को बुक्स में इंटरेस्ट है, तो हम बहुत ज्यादा टेक्निकल किसी चीज में जाके बात करते हैं। कभी सोसाइटी को लेकर भी बात करते हैं आप दोनों प्रतीक भाई? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल।
आज जो सोसाइटी को चैलेंजेस हैं, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड सोसाइटी को, तो उसमें क्या जी हमारे issues होते हैं? हर टॉपिक पे होती है। और आप आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो मैं बताऊं कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन आई थिंक 99% प्रतीक ही उनको रिजॉल्व करता है। मतलब ही इज समबडी हु कम्स एंड से ठीक है यार चलो बात कर लो क्या है। मतलब यू ऑलवेज बी फर्म, बस जो कह दिया सो कह दिया, बात खत्म। ना समाव है, हाँ मतलब आप बोल सकते हैं वही आके बात करना पहले मतलब वही अच्छा करता है। स्वाति और प्रतीक, आप दोनों चूंकि मतलब एक टेक्नोलॉजी यूजर है, कभी ऐसा होता है गुस्सा आ रहा है, नहीं सुननी किसी की बात, तो जॉस की सॉफ्टवेयर की आवाज तेज कर दी, जोर से वॉल्यूम करके सुनने लग गए उसको? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। इस टाइप की चीजें नहीं करी हमने। होता है ना कीबोर्ड पे उंगलियां जोर जोर से मारना। जी हाँ होता है। लेकिन ऐसी चीजें अभी तक हमने करी नहीं है। चलिए बताए, और कौन कौन है फैमिली में आप दोनों के आजकल? जी, तो यहाँ पे मेरे मम्मा पापा साथ में हैं, भैया भाभी साथ में हैं। हमारा एक बेबी है, बेबी बॉय, जो कि अब 1.5 साल का हो गया है। यही तो हम पूछना चाहते थे प्रतीक भाई। लेकिन अब डायरेक्ट हम कैसे पूछे, इसलिए तो क्या नाम है उसका? व्योम। उसका नाम व्योम है। क्या व्योम बात मीन्स है, स्काई। बहुत खूब बहुत खूब। आप दोनों उस स्काई में उड़ते रहे हमेशा, क्या बात है। जी Very good. धन्यवाद। प्रतीक भाई, आजकल एक बड़ा कंसर्न है, और आपकी हमारी कई बार बातें भी हुई हैं इस बारे में। हमारी सोसाइटी में ना ये बड़ी दिक्कतें हैं आजकल, शादी को लेकर के, मैरिज को लेकर के। तो आज जो लोग आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या आप अपनी ओर से, ताकि उनका थोड़ा सा कुछ प्रोसेस जो है वो इजी हो जाए, क्या मैसेज देंगे? देखिए, एक तो मैं जो कह रहा था कि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है काफी दोस्तों को कि वो इवन इफ दे नो कि ये दिस इज द पर्सन दे लाइक टू गो अहेड विद, बहुत ज्यादा सोचने में और बहुत ज्यादा ऐसा टाइम लगाते हैं, और मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है। जितना टाइम आपको चाहिए उससे 1 मिनट भी ज्यादा लेना, मुझे लगता है कि वो, एक तो आप अपना प्रेशियस टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हो, आप सामने वाले का भी आप प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरा क्या है ना कि जब आप किसी चीज को बियॉन्ड अ पॉइंट एक्सटेंड करते हो तो उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस काफी हो सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग इज बहुत बहुत जरूरी है, आपको जल्दी से डिसीजन लेना चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स। अक्सर इसका उल्टा सोचा जाता है कि बहुत ज्यादा सोचा समझा जाना चाहिए, हर एक चैलेंज को एनालाइज करना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। हम लोगों ने जैसा सोचा है, हमको जैसा समझ आया कि अगर आपको लगता है कि दिस इज द राइट पर्सन, चैलेंजेस आप जो नहीं सोचते वो भी आते ही हैं। आप कितने ही चैलेंजेस को सोच के एंटिसिपेट कर लेंगे, देयर इज नो लिमिट। तो उतना ज्यादा चैलेंजेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए आपको। कन्वेक्शन अपने आप पे अगर है और अपने पार्टनर पे अगर आपको कन्वेक्शन है कि जो भी चैलेंजेस आएंगे ना हम सॉल्व कर लेंगे, तो फिर मैंने देखा है अक्सर बहुत ऐसा सोचते हैं लोग कि ये होगा तो कैसा करेंगे, वो होगा तो कैसा करेंगे, उसी बारे में सोचने में बहुत लंबा टाइम निकाल देते हैं कुछ लोग। तो मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप मैरिज और ऐसे कोई भी तब भी सोचें जब आप खुद प्रोफेशनली कहीं ना कहीं अकॉम्प्लिश्ड है। नहीं तो क्या होता है कि ये डाउट आपके लिए भी रहेगा, आपकी फैमिली के लिए भी रहेगा, और फिर आप, मेरे ख्याल से, देखिए, मैरिज करना एक चीज है, लेकिन मैरिज के बाद में जब आपको अपनी लाइफ चलानी है, बीइंग डिसेबल पर्सन, हमको बहुत सारे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस रहते हैं। जैसे कि हम अगर अपनी बात कर रहे हैं संदीप भाई, हम लाइक हमारे पास अपनी गाड़ी है, अपना ड्राइवर है, हम बहुत सारा, मतलब हमारा होम जो है एकदम स्मार्ट होम हमने बना के रखा है कि मैं वही पूछने वाला था प्रतीक भाई कि लोगों को क्या, आप ऐसे कौन कौन से गैजेट्स या चीजें यूज करते हैं, क्योंकि आप दोनों वीआई हैं, तो थोड़ा सा हेल्प मिलेगी सुनने वालों को, वो भी बताते चलें आप। जी, तो हमने जो अपना होम है उसको टू क्वाइट एन एक्सटेंट स्मार्ट होम में कन्वर्ट किया है। हम वॉइस ऑपरेटेड टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ डिवाइसेस आते हैं जो आप जो बोले आपकी आवाज से वो काफी सारे काम कर सके। तो हमारे घर के जैसे लाइट्स वगैरह हैं, हम उस बोलते हैं कि आप लाइट ऑन कर दीजिए, और वो लाइट ऑन हो जाती है, हमको उठना भी नहीं पड़ता है, हम थोड़े से और काम भी हो जाता है। और इसके अलावा काफी सारी ऐसी चीजें, इस तरह के स्विचेस बंद या चालू करने हो, हमारे कुछ और डिवाइसेस भी, जैसे हम अभी वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत जल्दी उस पर यूज करना स्टार्ट करना, एक हमने उसको प्रोसेस किया है। एक रोबोटिक्स में सफाई करने के लिए भी हमने एक रोबोट जो है उसको प्रोसेस कर दिया है, वो जल्दी ही हम उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे।
क्या बात है। तो वो रोबोट जो है वो हमको घर की सफाई करने में भी मदद कर देगा अभी। वाह। तो ग्रेट। वो भी एक चीज है। इसके अलावा जो वॉशिंग मशीन है वो ऐप से यूज हो जाए, इस तरह के हमने इसने जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं हम बढ़ते चले जा रहे हैं उस तरफ। हमारे पास यदि जो भाई टीवी है पेरेंटिंग को इनफैक्ट वो भी जी टीवी जो हाँ हमारा है वो भी एंड्रॉइड बेस्ड है, मतलब जी, इट हैज स्मार्ट वॉइस टीवी ओवर। है हमारा। तो वो ऐसा स्मार्ट टीवी टीवी। है कि वो स्क्रीन रीडिंग के साथ में हमारा टीवी है। तो ओह टीवी में वेरी भी जो भी नाइस। कुछ है वो हमको पता चलता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जो अप्लायंसेज हैं, काफी सारे ऐसे अप्लायंसेज हमारे पास हैं जिनको हम अपने ऐप से या अपने जो मैंने आपको बताया था, एक गूगल का अपना एक ऐसा डिवाइस है, वॉइस ऑपरेटेड डिवाइस है, जिससे हम उसको यूज करते हैं। तो ओके ओके। काफी हद तक हमने स्मार्ट होम बनाया है और काफी हद तक हम और भी आगे नए नए ऐसी चीजें हम अपने घर में लेकर आते रहते हैं जो हमारे लाइफ को और ज्यादा इजी बना सके। और ये मैं सब बता रहा हूँ, इसके साथ साथ में ये इसीलिए मैंने कहा स्पेसिफिकली आपको कि ये सब चीजें होना तभी पॉसिबल है जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हों। राइट। तो मैरिज जब आप सोच रहे हैं तो पर्सनली ये सोचना, ये देखना जरूरी है कि आपकी जो भी नीड्स हैं, क्योंकि अगर एक अच्छा प्रोडक्टिव लाइफ अगर हम जीना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको खर्चा बहुत सारी चीजों पे करना पड़ता है, चाहे अच्छा वो प्रतीक भाई, टेक्नोलॉजीज हो चाहे वो लोग हों। पेरेंटिंग को लेकर के आप दोनों कैसे उसको कहते हैं, मतलब मैनेज। जी, स्वाति मेरे ख्याल से ज्यादा बताएंगी पेरेंटिंग के बारे में। रिपीट करिए क्वेश्चन। पेरेंटिंग को आप दोनों मतलब किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि आप दोनों ही ऐसे प्रोफेशन से हैं जहां आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो बच्चे को लेकर के किस तरह, अब क्योंकि बेबी बहुत छोटा है और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं ना, बहुत जी सारी नीड्स होती हैं जी। जी। तो बेबी हमारा अभी 1.5 साल का हो गया है, हम्म और जब वो 6 मंथ्स का था तब मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। हम्म क्योंकि आजकल मैटरनिटी लीव 6 मंथ्स की है, तो 6 मंथ्स जैसे ही लीव खत्म हुई मैंने तब ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। हम्म। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि बेबी को कहाँ छोड़ेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, उसको डे केयर में डालेंगे कि उसको घर पे ही रख के किसी के साथ मैनेज करवाएंगे कि फैमिली मैनेज करेगी, कैसे होगा। बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था ये उस टाइम पर, क्योंकि ऑफिस भी जी। ज्वाइन करना जरूरी है, आप कितने दिन की लीव लेकर घर पे रह सकते हो। तो हम्म हमने ये डिसाइड किया था उस टाइम पर कि हम हाल फिलहाल तो बेबी को घर पे ही रख के कोई मेड रखेंगे जो उसकी केयर करेगी। तो हमने एक मेड रखी थी उस टाइम पर, और जब मैं ऑफिस आएगा, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था ऑफिस, तब मेड रखी थी। वो मैं ऑफिस जाती थी, उसके उस टाइम तक वो घर आ जाया करती थी, और फिर मैं ऑफिस से जब वापस आती थी उसके बाद वो वापस जाया करती थी। तो उसका लाइक 9:30 to 7 o'clock तक का उसका शेड्यूल था, तो वो रखा करती थी बेबी को। और फिर मेड के साथ में भी बेबी को मैनेज करना इज नॉट इजी, इजी। राइट मतलब मेड को समझाना कि, इनफैक्ट मुझे याद है उसके बाद में तो 1.5-2 महीने उसने रखा, उसके बाद में तो फॉर्चुनेटली आई विल से, क्योंकि ये लोगों के लिए कोरोना पैंडेमिक बहुत खराब रहा है, बट व्योम की आई थिंक ही हैज बीन फॉर्चुनेट, क्योंकि हम लोग को वर्क फ्रॉम होम मिल गया। तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको बोलते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप तो दोनों वो घर वाली से। बात हुई। और पेरेंटिंग और बेबी को मैनेज करना, ऑफिस मैनेज करना बहुत इजी हो गया। आई क्या मीन टेल बात है। कि स्टिल मतलब प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि ऑफिस का भी बहुत सारा काम है, घर का भी काम है, और आपको पता होगा पैंडेमिक के टाइम पे कोई मेड्स नहीं, कुछ भी, कोई हेल्प ना नहीं ना है, ना, कोई सब हाँ हेल्प बिल्कुल, नहीं है। सब बंद था जी। तो उसी टाइम पे फिर हमने व्योम का जो एक शेड्यूल फिक्स कर दिया। हमने उसका स्लीपिंग पैटर्न्स देखे कि ये कब सोता है, कब जी, उठता है, कितने टाइम में उठता मैं है, कितने उस टाइम पे के और बाद बताता उसको हूँ। स्लीपिंग चाहिए। तो उस पे हमने मैं तब थोड़ा उसका और मैं शेड्यूल बताता फिक्स हूँ। करना स्टार्ट किया। जी जी तो प्रतीक। एक्चुअली एक्चुअली था क्या कि जब हम लोग घर वर्क फ्रॉम होम जब करने लगे तो हमको एक बड़ी दिक्कत ये थी कि हम दोनों को ऑब्वियसली अपने अपने टाइम पे काम करना है, और उस टाइम पे व्योम को कैसे हम मैनेज करें कि वो भी खुश रहे। जी। तो अब क्योंकि हम दोनों, मैंने आपको बताया कि हम रिसर्च एनालिटिक्स, हम हमारा एक स्ट्रॉन्ग परस्यूट है, तो हम देखते रहे कि उसका हमने पैटर्न को स्टडी करना स्टार्ट किया कि ये कितना घंटा सोता है, कितना घंटा खेलता है, कब थक जाता है सो के, क्या उसको खाने में चाहिए। हमने एकदम बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे डिटेल्स को नोट करना स्टार्ट किया संदीप भाई। जी। बहुत छोटे छोटे डिटेल्स, मतलब बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स हमने स्टार्ट किए, और जी। वहां से फिर हमने एक पैटर्न बनाया, कि हम किस तरह से उसको डिसिप्लिन में ला सकते हैं। और ऑब्वियसली
उसको डिसिप्लिन में लाने का मतलब ये था कि वो कितनी बजे उठेगा, कितनी बजे उसने खेलने के लिए, घूमने के लिए जाना है, खेलने के लिए जाना है, कब उसको खाना है, कब उसको सोना है, दिन में या शाम को या रात को, एक पूरा स्केड्यूल। अभी फॉर्चुनेटली बात यह है कि उस पूरे एफर्ट का फायदा हमको ये हुआ कि अब एकदम 100% डिसिप्लिन स्केड्यूल में जो है बेबी रहता है, कब उठना है, कब खाना है, खेलना है, बिल्कुल 100% स्केड्यूल। बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते, डिसेबिलिटी की बात नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आप ये प्रतीक जी। तो मैं बताता हूँ कि जैसे हमको पता है कि फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे जब हम ऑफिस स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा काम ज्यादा रहता है, तो हमने कुछ ऐसे बना के रखा है कि सुबह 10 से 11 वो सोता है, चाहे वो सुबह 6 बजे उठ के, हम उसको 6 बजे उठाते हैं, 6 बजे उठा के, देखिए अक्सर ऐसा होता है ना, हम पैम्पर करने के लिए अगर बच्चा नहीं उठ रहा है तो हम उसको 8 बजे तक, ठीक है सोता रहे, कोई बात नहीं, बच्चा है सोता रहेगा, लेकिन वी डोंट डू दैट। हमने विंटर में जब 5 डिग्री टेम्परेचर था तब भी हम उसको सुबह 6 बजे उठा देते थे, क्योंकि उसका स्केड्यूल हमने वैसे बनाना है। ये हमने ओवर द पीरियड, आप मान लीजिए कब से लॉकडाउन लगा है, अप्रैल से, और आज तक उसका शेड्यूल जो है रिलीजियसली फॉलो हो रहा है। और उसमें मतलब व्योम भी इतना कोऑपरेटिव रहा है कि उसने हमारी पूरा शेड्यूल को जो है एक्सेप्ट करके वो उसी तरह से चलता जा रहा है। तो जिससे कि हमारी लाइफ जो है प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत ज्यादा इजी हो गई है। आई थिंक बच्चों की शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मस्ट है अगर आपको अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मैनेज करना है और एंजॉय करना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअली जैसे मैंने बताया आपको कि 10 बजे से 11 बजे तक हम कम से कम, हमको पता है कि उस टाइम पे हमारा काम ज्यादा रहता है, तो हमने उसको ऐसा स्केड्यूल बना के रखा है। फिर सेकेंड हाफ में अगेन कुछ चीजें हमारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ऐसी रहती हैं कि वो ज्यादा, तो उस टाइम पे हम उसको चुराते हैं। फिर हमने रात को भी ऐसा बना के रखा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अक्सर एक ये भी चीज मैंने देखी है, डिसेबिलिटी की बात नहीं बट इवन अदरवाइज, कि जब बच्चा होता है ना उसके बाद जो कपल्स है उनका आपस का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो हमने उसके लिए भी ये किया है कि वी मेक श्योर कि उसको 9:30 से 10 के बीच में हम सुला ही दें, सो दैट वी गेट टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर। हम राइट एग्जैक्टली वो जो 10 से 12 बजे तक का जो टाइम है दैट वी टेक फॉर आवरसेल्व्स, क्योंकि हम दोनों ही तब अपने अपने काम से भी फ्री हो जाते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसको हमने बैलेंस करने के लिए वो रखा है, वो 2 घंटे का पीरियड अपने लिए, जब व्योम भी सो जाए एंड वी कैन एंजॉय द लाइफ इन अकॉर्डिंग टू दिस। क्या बात है। हमारे श्रोताओं को प्रतीक भाई आज डेफिनेटली आप दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब ये तो खैर हमें फीडबैक से ही पता लगेगा। आज का समय तो अब इजाजत नहीं दे रहा है और ज्यादा बात करने के लिए, लेकिन आप दोनों को ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इतने अच्छे से आप दोनों अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, और कभी अगर मौका मिला तो दोबारा हम और किसी टॉपिक पर आप दोनों से बात करना जरूर चाहेंगे। आज रेडियो मधुबन को समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, आपने सुना हमारे आज के हमराही को। मिलते हैं अगले रविवार किसी और हमराही के साथ। तब तक जुड़े रहिए रेडियो मधुबन के साथ 90.4 FM 9414151415 पर। थैंक यू प्रतीक भाई।